మన వేరే సైడ్ తెలియండి. कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है। तो वेलफेयर स्टेट हम मानते हैं, हमने राज्य का संगठन पढ़ा है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ,
कौन कौन सी विचारधाराएं थी जिनको आधार माना जाता है राज्य के निर्माण का। तो इसी तरह से बहुत सारी विचारधाराएं थी जो कल्याणकारी राज्य के निर्माण का भी आधार थी। और उन विचारधाराओं में सबसे पहला नाम आता है व्यक्तिवादी विचारधारा का, कि जो व्यक्तिवादी, जो इंडिविजुअलिस्ट की जो ओपिनियंस थे, कि इंडिविजुअलिस्ट क्या मानते थे कि व्यक्ति बहुत विवेकशील है, उसे किसी राज्य की जरूरत नहीं है, किसी राज्य के नियंत्रण की जरूरत नहीं है, उसे वो अपना विकास या पतन सब कुछ स्वयं सोच सकता है। लेकिन ये सारी चीजें इंडिविजुअलिस्ट मानते थे, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों समाहित थी। लेकिन व्यक्ति के विकास में उसकी सकारात्मक स्वतंत्रता जो पॉजिटिव फ्रीडम होती है, उसी का रोल होता है नेगेटिव फ्रीडम उसके डिमोशन का, कि उसे विकास नहीं उसके पतन का कारण होती है। तो जिस सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता को, पॉजिटिव फ्रीडम को अगर सिक्योर रखना है, सुरक्षित रखना है, तो राज्य की जरूरत है। और राज्य कैसा होना चाहिए? राज्य ऐसा होना चाहिए जो अपने नागरिकों के विकास के लिए काम करे। तो व्यक्तिवादी विचारधारा ने जिस खुली प्रतियोगिता, पूंजीवाद का समर्थन किया था, वो पूंजीवाद ने ही सोचने पर मजबूर किया कि पूंजीवादी आइडियोलॉजी से काम नहीं चलेगा, एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके आनी पड़ेगी जिसमें सबके समान विकास का पहलू निहित हो। तो इसी के स्वरूप, पूंजीवाद के विरोध के स्वरूप फिर साम्यवादी विचारधारा आई थी, जिसने पूंजीवाद का प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, और जिसका व्यवहारिक स्वरूप देखने को मिला था 1917 में रूसी क्रांति के रूप में, जिसमें जार की जारशाही, तानाशाही शासन को खत्म किया गया था और साम्यवादी दल का शासन स्थापित हुआ था। तो उस साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी, उस साम्यवादी शासन की अवधारणा के तहत नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। उसके बाद साम्यवादी अवधारणा के साथ ही एक समाहित विचारधारा थी समाजवाद। ये रैना बेटा, आपने हैंड रेज कर रखा है, अब भी मेरी आवाज नहीं आ रही आपके पास? रवीना, कि समाजवाद का जो पहलू था, समाजवादी विचारधारा को कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक साइंटिफिक एस्पेक्ट प्रदान किया था, कि समाजवाद का मतलब है राज्य का उत्पादन और वितरण के साधनों पर नियंत्रण हो और सभी को वो चीजें समान रूप से उपलब्ध कराई जाए। तो इसी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीयवाद का विकास हुआ था। अंतरराष्ट्रीयवादी प्रणाली के अंतर्गत एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट विकसित हुआ था, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था कि जब अंतरराष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म, सभी देश कनेक्ट हो गए थे, तो उस कनेक्शन में एक सबसे बड़ी चीज उभरी थी, जो पूंजीपति, जो समृद्ध इंडस्ट्रियलाइज्ड बेस्ड जो कंट्री थे, उन्होंने दूसरों देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, साम्राज्यवाद का विकास हुआ था। लेकिन गुड एस्पेक्ट उससे क्या बनकर उभरा था? जब साम्राज्यवाद अपने चरम पर पहुंचा था, जब कॉलोनियलिज्म अपने चरम पर पहुंचा था, फिर डी कॉलोनियलिज्म का एक एस्पेक्ट आया था कि वी उपनिवेशीकरण, जिसके अंतर्गत सब देश आजादी चाहते थे, अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास करना चाहते थे, जिसके तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। और यूएनओ का काम, या यूएनओ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए। साथ ही साथ यूएनओ का एक ऑर्गन है, यूएनओ का एक अंग है ना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वो परिषद क्या काम करता है? सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास में योगदान, कि इन सब गतिविधियों में इसके सभी सदस्य देश हिस्सा लेते हैं, अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारधारा को साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद की जाती है विकास में। तो इन सारी विचारधाराओं के अध्ययन, या इन विचारधाराओं से एक विकसित स्वरूप उभरा था राज्य का, कि राज्य को अब परिवर्तित होने की जरूरत है, राज्य के कार्यों को परिवर्तित होने की जरूरत है, राज्य की अवधारणा बदल रही थी और एक नई अवधारणा राज्य की निकली थी, वो थी वेलफेयर स्टेट की, लोक कल्याणकारी राज्य की। तो लोक कल्याणकारी राज्य क्या है?
तो लोक कल्याणकारी राज्य कि वो राज्य जो अपने नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की बात करता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, समाज में जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के या सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराता है, कल्याणकारी योजनाएं बनाता है, नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आवास का प्रबंध करता है, सभी के समान अवसर प्रदान किया जाता है, विकास का, अमीर गरीब के मध्य का भेदभाव, रहन सहन को समाप्त किया जाता है। कि एक लोक कल्याणकारी राज्य या एक वेलफेयर स्टेट ये सारी कोशिश करता है कि उसके प्रत्येक नागरिक को ये सारी चीजें उपलब्ध हो सके। तो अब आता है फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट कि एक वेलफेयर स्टेट में क्या क्या फीचर्स होती है। कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। तो इन फीचर्स को हम जैसे जैसे स्टडी करेंगे ये देखते जाएंगे क्या इंडिया ने जो उसका डेमोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो अपने नागरिकों को ये सारी चीज उपलब्ध करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है व्यक्तियों के न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था, अचीव द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और वो पूर्ति राज्य किस तरह से करता है, सबको काम उपलब्ध करवाना, रोजगार देना, वेतन देना, बेरोजगारी समाप्त करने की कोशिश करना, सबके जीवन की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना। फिर है व्यक्तियों की आय में कुछ अंश तक विषमता का अंत, टू एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपल्स इनकम, कि कुछ अंश तक विषमता। अब हम इंडिया का एग्जांपल ले, इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट तो है नहीं, ना वो स्टेट के नियंत्रण में है कि एक लीगल राइट है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी कैपेसिटी है वो उतनी प्रॉपर्टी अपनी कलेक्ट कर सकता है कि व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित कर सकता है व्यक्ति, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ अंश तक विषमता कि उससे अमीर और गरीब का जो भेदभाव है उसको कुछ अंश तक कम करने की राज्य कोशिश करता है। इसीलिए जिसकी ज्यादा सैलरी होती है उसे ज्यादा टैक्स पे करना होता है, जिसकी कम सैलरी उसे कम टैक्स पे करना है, कि स्टेट के द्वारा कुछ टैक्स के स्लैब्स डिसाइड कर दिए जाते हैं, उन्हीं के अंतर्गत टैक्स पेइंग होती है। फिर है टू हेल्प द डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड होते हैं बूढ़े, दिव्यांग, अनाथ या वो महिलाएं जो दूसरों पर आश्रित हैं, विधवा, कि उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, सहायता अनुदान दिया जाता है। वो एजुकेशन ले रहे होते हैं तो उन्हें एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ये सब। फिर आता है सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, कि राज्य का ये कार्य है, एक कल्याणकारी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो अपने नागरिकों के लिए एक सत्र मीन्स हर कंट्री अपनी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था के अनुसार ये सत्र निर्धारित करती है। जैसे भारत ने प्राइमरी एजुकेशन तक सार्वभौमिक और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तब इम्प्लीमेंट होगी तो उसमें माध्यमिक सत्र तक कहा गया है कि प्राइमरी सत्र तक का यूनिवर्सलाइजेशन एंड फ्री सार्वभौमिक और निशुल्क शिक्षा का टारगेट हमने अचीव कर लिया है बहुत हद तक। फिर है व्यापक प्रशासकीय व्यवस्था, की कल्याणकारी राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है कि उसे बहुत से काम करने होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए। इसलिए जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, वो सब पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से तो शासन नहीं कर सकती, इसलिए वो कुछ एजेंसीज, कुछ ब्यूरोज, कुछ कमीशंस, कुछ बोर्ड स्थापित करती है। जैसे एजुकेशन है सेंट्रल लेवल पे, वो फिर स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्ट्री को हैंड ओवर करती है। फिर जैसे स्कूल बोर्ड बनाया जाता है, हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाते हैं, कुछ ब्यूरोज बनाए जाते हैं कि एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, एडमिशन का काम कौन करेगा, कि काम का डिवीजन कर दिया जाता है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चल सके। फिर आती है सार्वजनिक कल्याण के अन्य कार्य की अदर वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर फंक्शंस, की जो कल्याणकारी राज्य होता है वो दूसरी कल्याणकारी योजनाएं भी बनाता है। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा का, अस्पतालों का प्रबंध करना। अब जैसे कोरोना महामारी है तो इस दौरान
फ्री ऑफ कॉस्ट तो वैक्सीनेशन राज्य उपलब्ध करवा रहा है, लोगों को पीने का साफ पानी, अच्छे रोड, परिवहन के साधनों की व्यवस्था, ये सब कुछ का प्रावधान करवाया जाता है राज्य के द्वारा। तो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में ही ये सब कुछ निहित है। फिर बात आती है लोकतंत्रीय आदर्शों की, कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स क्या हैं कि संविधान के अंतर्गत चीजों का निरूपण करना, उनको मान्यता प्रदान करना, मौलिक स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं उन्हीं के अनुरूप बिहेव करना, कर्तव्यों की पालना करना, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करना, कि वो सारी चीजें जो लोकतांत्रिक आदर्श में निहित है। और लोकतांत्रिक आदर्श के अंतर्गत सबके साथ समान व्यवहार की अवधारणा निहित होती है। कोई अमीर गरीब नहीं होगा, ना सामाजिक सत्र पर, ना राजनीतिक सत्र पर, ना आर्थिक सत्र पर किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। तो ये सारी थी फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट के। एक वेलफेयर स्टेट की क्या क्या फीचर्स की ये चीजें जिस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव में या जिस स्टेट के रूलिंग सिस्टम में, शासन व्यवस्था में दिखाई देती हैं, वो एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। अब आता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, कि किसी भी कल्याणकारी राज्य को कोई भी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के समय क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले से फ्रेम करने चाहिए, किन ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए वो सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। तो सबसे पहला आता है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि कल्याणकारी राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए, लागू करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत तो पैसे की होती है। जो राज्य आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा वो ये योजनाएं भी लागू नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला उद्देश्य है व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा उस राज्य की आर्थिक सुरक्षा में ही निहित है। अगर आर्थिक रूप से व्यक्ति अपने आप को राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो उस राज्य को कल्याणकारी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा के ही अंतर्गत नागरिकों की दैनिक मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर या दूसरी सुविधाएं जो प्रदान करता है राज्य, वो सारी इसी के अंतर्गत निहित होती है। फिर आती है राजनीतिक सुरक्षा, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी के अंतर्गत है प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कार्यों में भाग लेने का समान रूप से अधिकार हो, चाहे वो प्रत्यक्ष चाहे वो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है हम चुनाव लड़ सकते हैं, अप्रत्यक्ष हम प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो प्रतिनिधि शासन चलाएंगे। जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है अगर हम उनकी नीतियों से सहमत नहीं है तो वो जो योजनाएं, जो नीति बनाते हैं उन पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं या उनकी नीतियों का प्रचार कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। ये अधिकार हमारे पास होना चाहिए एक वेलफेयर स्टेट में। जबकि जो डिक्टेटरशिप या साम्यवादी व्यवस्था की जो शासन व्यवस्था होती है वहां ये स्वतंत्रताएं नहीं होती है। फिर है सोशल सिक्योरिटी, कि सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है राज्य में जाति, वंश, रंग, धर्म, राष्ट्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ ना किया जाए, सभी को जीवन की सुख सुविधाएं समान रूप से प्राप्त हो। फिर आता है अंतरराष्ट्रीयवाद। अंतरराष्ट्रीयवाद का मतलब है लोक कल्याणकारी राज्य अपने विश्व के दूसरे देशों के साथ भी, दूसरे राज्यों के साथ भी संबंध बनाए रखता है, चाहे वो राजनीतिक संबंध है, चाहे वो आर्थिक संबंध है, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। इसी के अंतर्गत जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की आर्थिक रूप से भी और दूसरे तरीकों से भी मदद करते हैं, योजनाओं में पैसा लगाया जाता है। कोई भी बड़ी आपदा आती है या कोई भी योजना जब बनाई जाती है, कोई भी संधि समझौता जब किया जाता है तो एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के साथ जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करने की एक वेलफेयर स्टेट हर संभव कोशिश करता है। और इसीलिए एक वेलफेयर स्टेट कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेके चले तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है उसका मेंबर है, कि यूएनओ कोशिश करता है कि सभी के आपसी विवाद भी सामंजस्य से सुलझाए जाएं और सभी आपस बैठ के संधि समझौते भी करे, चाहे आर्थिक हो चाहे किसी दूसरे पहलू से भी संबंधित। तो एक लोक कल्याणकारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य अनिवार्य रूप से होता है और हर संभव कोशिश करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और
स्थापना की। आज सिर्फ यहीं तक करेंगे। सेकंड पीरियड जिन बच्चों का होता है उनका हो चुका है ये, फिर भी रिवाइज कर लेना बेटा एक बार, बिल्कुल स्टार्टिंग से दोबारा से वेलफेयर स्टेट हो रहा है, ठीक है। ओके मैम। आज यहीं तक ओके करेंगे और हर रोज 4 o'clock इसी टाइम क्लास होगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, आज यहीं तक करेंगे और या जितना करवाया है ना वो साथ साथ अपना करते रहो बेटा, ठीक है। बाय, चलो।